जय हिंद टू ऑल ऑफ माय स्वीट स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है पार्ट 3 अभ्यास का महत्व। अभ्यास माने क्या होता है? प्रैक्टिस, उसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि आपकी प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस। प्रैक्टिस यानी आप अगर कोई भी काम जो आपको नहीं आता है और वो आप लगातार उसको सीखते हैं, यानी कि उसके करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको आसानी से आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ इस कहानी में बताया गया है कि बार बार अगर कोई भी चीज़ सीखी जाती है तो वो कैसे सबको आ जाती है। ये कहानी के इसमें पढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। बालक भरतराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। तो आश्रम तो आप जानते हैं ना, गुरु का आश्रम। तो पहले के लोग आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही भरतराज को भी पढ़ना प्रारंभ किया, पढ़ाना। भरतराज आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आता था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वह याद ही नहीं रह पाता। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। आश्रमवासी जो आश्रम में और भी बच्चे रहते थे, मंदबुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाले। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए, पर भरतराज वहीं का वहीं। भरतराज को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ गए और भरतराज जो था वो पीछे। वो आगे ही हो गए, जो बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए। यानी कि जो बच्चे बाद में पढ़ने आए थे वो भी आगे बढ़ गए और भरतराज पीछे रह गया। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने भरतराज से कहा, बेटा भरतराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, पर मुझे लगता है विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। यानी कि गुरुजी भी उससे निराश हो गए, उसको पढ़ा पढ़ा कर थक गए कि अब मेरे बस का नहीं है और आप अपने घर जाकर और कामकाज सीख लो, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। भरतराज असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। तो उसने असमंजस माने वो चिंता में पड़ गया। उसे चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे मूर्ख, महामूर्ख कहकर धुतकारेंगे। भरतराज करता भी तो क्या, उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वो क्या कर रहा था कि बहुत ही अनमने मन से, मतलब कि उसका मन नहीं था, फिर भी वो अपने गाँव वापस लौट रहा था। उसके मन में ये भी था कि उसके पिताजी उसको डांटेंगे या कुछ कहेंगे और लोग भी उससे क्या कहेंगे, मूर्ख, महामूर्ख। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख प्यास भी लग आई थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से
कुएं की जगत पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने के से जमीन पर गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य भरतराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गया। उसने विचार किया कि जब रस्सी के बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। मतलब कुआं पर उसने क्या देखा है कि पानी पीने के लिए वहाँ पर जो पानी खींचने की रस्सी है, वो जब बार बार कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है, तो कुएं की जगत माने कहते हैं किनारे पर निशान पड़ गया है और मिट्टी के घड़ों को रखने से जमीन पर गड्ढे हो गए हैं। जो उसके आसपास की जमीन है, वहाँ घड़े रखे जाते थे पहले पानी भरकर कि कोई अगर प्यासा आता है तो उसे पानी पिला दिया जाएगा। तो उसे जब रखा हुआ था तो उस घड़े के इस रखने से वहाँ पर जमीन पर निशान पड़ गए थे घड़े के। तो यह उसके दिमाग में बैठ गई बात कि जब ये रस्सी जो कि क्या है, रस्सी तो एक वो है बांध जैसी, तो उसके रगड़ने से बार बार आने जाने से कुएं पर निशान पड़ सकते हैं। तो मेरे बार बार पड़ने से मेरे मस्तिष्क में तो कुछ जाएगा। बस फिर क्या था, भरतराज के मन में आशा की किरण जगी। वह बुदबुदाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूँगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूँगा और उन्हें याद करूँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। भरतराज ने कुएं पर हाथ मुँह धोया और गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था, इतना कि उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही। वह तेज कदमों से चल रहा था। अब वह दूसरी ही तरह का भरतराज लग रहा था। वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट कर चला था। तो क्या मतलब हुआ कि उसको अब मन में उसने यही ठान लिया था कि मैं अब लगातार परिश्रम करूँगा और अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूँगा, तो मुझे ज़रूर याद होगा और मुझे विद्या आ जाएगी, यानी कि पढ़ना सीख जाऊँगा मैं। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम की वाटिका में टहल रहे थे, तभी उन्होंने भरतराज को आते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो, जिसे लेने वह लौटा था है। भरतराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा। भरतराज नम्रता पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यहीं छूट गई है, जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। तो आपको पता है कि गुरुजी के चरण स्पर्श किए। चरण माने पैर छूना, पैर छुए उसने, क्योंकि हम लोग जब गुरुजी के पैर छूते हैं तो आपको पता है कि कोई भी ज्ञानी हो या हमसे बड़ा हो, अगर हम उसके पैर छूते हैं तो उसका भी कुछ ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से वो भी अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करता है और वापस यही कहता है कि मैं यहाँ विद्या लेने आया हूँ और अब आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने भरतराज को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना भर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो यदि उसे कर दिखलाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भरतराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई। तो गुरुजी का दिल पसीज गया, यानी कि गुरुजी नम्र हो गए। उन्होंने भरतराज को गौर से देखा, ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। गुरुजी को भी लग रहा था कि वह अब कुछ न कुछ करके दिखाएगा। ये देखिए, ध्यान से पढ़ रहे हैं। गुम हो गई थी, यानी उसकी नींद कहीं गुम हो गई थी। ना उसे भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। वह देर रात तक पढ़ता था और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ न गवाता। उसने दिन रात एक कर दिए। इसका प्रभाव यह हुआ कि पहले पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था।
अब वही सरल लगने लगा। गुरुजी और अन्य बालक बृहदाज में आए इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। क्षण माने एक भी पल व्यर्थ नहीं कर